नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम ओरिजिनल्स पर। तो लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मोस्टली अगर हम बात करें ना, तो सेंटर पे जैसे सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उसी तरीके से स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे जो रहेंगी वो एकदम कॉमन रहेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा नहीं होने वाला है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, जो प्रोसेसेस हमने वहाँ पे देखी जजेस के रिमूवल के लिए या जो जजेस के अपॉइंटमेंट की थी, वर्किंग जो हमने वहाँ पे देखी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सिमिलर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे सिमिलर होने वाली हैं। तो उस केस में आप ज़्यादा यहाँ पे इस पर, अगर इस टॉपिक को आप सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करके भी पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और फैक्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप याद रख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वहाँ पर भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी थी, तो ओवरऑल जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, तो ये भी हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी का पार्ट आएगा, क्योंकि हमने देखा था सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, और देन आ जाते हैं फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये पूरी एक हायरार्की बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहेगा ये हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट विल बी बिलो सुप्रीम कोर्ट। सॉरी। अब जो हाई कोर्ट है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, हमारे स्टेट लेवल पे पूरा एक जुडिशियल सिस्टम तैयार होगा। कल भी हमने इस चीज को देखा था लास्ट वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट बात पूरा काम करेगा किस पे, सेंटर पे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, वहीं पे ये स्टेट लेवल पे काम करेंगे। तो स्टेट लेवल में भी यहाँ पे एक हाई कोर्ट होगा, उसकी बेंचेस अलग अलग हो सकती है, लेकिन देन हर एक जिले में आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, फिर फैमिली कोर्ट्स होंगे, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हाई कोर्ट यहाँ पे एक ही रहेगा, बेंचेस में भी डिफरेंट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जो रहेगा वो एकदम टॉप पोजीशन पे रहेगा स्टेट जुडिशियल सिस्टम में। ओरिजिनली अगर हम बात करें, जो सबसे पहला हाई कोर्ट के हमें ट्रेसेस देखते हैं कि जिसको बनाया गया, तो 1862 में फर्स्ट टाइम देयर वाज एन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन तीन शहरों में पहली बार इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वहां से हाई कोर्ट का कंसेप्ट हमने देखा और फिर बढ़ते चले गए। 1950 के बाद, ठीक है, जो हाई कोर्ट में प्रोविंस, जो अलग अलग प्रोविंसेस थी, उनमें जो अलग अलग टाइप के हाई कोर्ट्स थे, उनको ही हमने वो रिस्पेक्टिव स्टेट के जो हाई कोर्ट है उनमें कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सेंट्रल प्रोविंस का हाई कोर्ट था जबलपुर, तो उसको हमने मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना दिया। तो इस तरीके से चीजें कन्वर्ट होती चली गई। फिर कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है या एक्सपेंस ज़्यादा लग रहा है, तो हमने हाई कोर्ट की बेंचेस ओपन की। जैसे जबलपुर, अगर यहाँ पे हम बात करें, वेस्ट वाले जो लोग हैं या नॉर्थ वाले जो लोग हैं उनके लिए दूर पड़ रहा है ईस्ट वालों के लिए, तो हमने बोला कि हम एक बेंच इसकी ओपन कर देते हैं ग्वालियर में। तो नदर्न एमपी वाला जो पार्ट रहेगा, मुरैना, भिंड, इसके आसपास का जो पूरा एरिया है, वहाँ के लोग इसको ईजिली विजिट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो मालवा वाला एरिया है, ठीक है, जैसे आपका इंदौर हो गया, अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, इनके लिए जबलपुर डिस्टेंस पे पड़ रहा था, तो हमने एक बेंच इसकी और खोल दी। कहाँ पे? इंदौर में, कि वहाँ के लोगों के लिए इजी एक्सेस हो जाए जुडिशियल प्रोसेस का। और जबलपुर तो फिर आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जबलपुर वाली जो बेंच है, तो जो सेंट्रल इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया है उससे नियर बाय पड़ जाता है, तो उनके लिए इजी एक्सेसिबल था। ओरिजिनली अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ऐसा बोला गया था कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं उतने हाई कोर्ट होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हम। तो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, इसके थ्रू हमने ऑथोराइज किया कि पार्लियामेंट को हम ये पावर देते हैं कि अगर उसको जरूरत लगती है तो वो 2 और मोर देन 2 स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट क्रिएट कर सकता है।
तो अब जो ये कंडीशन थी कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, ये हट गई है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो या दो से ज्यादा हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने की कंडीशन कहां से आई, तो आप बोलोगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ओरिजिनली क्योंकि हर एक स्टेट में था। जिस स्टेट में भी ये हाई कोर्ट होते उस पूरे स्टेट पे डिसीजन दे सकते हैं। तो स्टेट की जो टेरिटरी है वो पूरी इनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। प्रेजेंटली हमारे पूरे देश में 25 हाई कोर्ट्स है। हैदराबाद को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे 2 नए बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अलग अलग हाई कोर्ट। पहले दोनों स्टेट एक ही हुआ करते थे तो कॉमन हाई कोर्ट था हैदराबाद। दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे हमने बोला स्टेट की जो टेरिटरी है केवल उस पर ही डिसीजन दे सकती है। तो इस ज्यूरिसडिक्शन को चेंज करने के पावर हमने किसको दे रखे हैं, पार्लियामेंट को। अब ये चेंज कैसे होगी, जैसे सपोज मैंने बोला कैलकाटा हाई कोर्ट है, ठीक है, या कोलकाता बोल दो, तो कोलकाता हाई कोर्ट जो है हमने बोला कल से ये अंडमान निकोबार के भी केसेस देखेगा। तो अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ गई, ये अब इसकी वेस्ट बंगाल पे भी हो गई और साथ में कहाँ पे हो गई, अंडमान पे। तो जो ऐसे ज्वाइंट हाई कोर्ट्स होते हैं मोस्टली उनकी जो ज्यूरिसडिक्शंस रहती है वो उनके स्टेट से भी बाहर होती है। फिर यहाँ पे स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये। ओवरऑल देश में तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या हो गया आपका, हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से कहां तक दिया है, तो आर्टिकल 214 से लेके 231 तक पार्ट 6 में इसके बारे में मेंशन्ड है। हाई कोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आर्टिकल 216 में दिया है। ओवरऑल हाई कोर्ट रहेगा स्टेट में, ये चीज लिखी है आर्टिकल 214 में। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस होंगे। वहां पे हमने CJI लिखा था क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, लेकिन यहाँ पे बाद वाला जैसे वहां पे इंडिया था तो यहाँ पे हर एक स्टेट का डिफरेंट नाम आएगा, तो केवल चीफ जस्टिस लिखा है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस और अदर जजेस रहेंगे। वहां पे जजेस का नंबर कौन डिसाइड कर रहा था, पार्लियामेंट। यहाँ पे जजेस का नंबर डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो आर्टिकल 217 के थ्रू होगी। यहाँ पे जजेस को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब वहां पे क्या था कि जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज रहेगा वो बाय डिफॉल्ट CJI बन जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिस पर्सन को चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस स्टेट का वो यहाँ पे चीफ जस्टिस जिस हाई कोर्ट में अपॉइंट करा जा रहा है उस कंसर्न्ड यहाँ पे जो स्टेट है उससे डिस्कशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो जो आपको बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलती है। जैसे कोई हाई कोर्ट ऐसा है जो 2 स्टेट के बीच में कॉमन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का हम एग्जाम्पल लें तो ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कॉमन हाई कोर्ट है। तो इस केस में जब प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे तो इनको महाराष्ट्र के गवर्नर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा और गोवा के गवर्नर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो जो जो स्टेट उसमें लाए कर रहे हैं उनके गवर्नर और CJI से कंसल्ट करना पड़ेगा। वहीं पे जब चीफ जस्टिस के अलावा जो नॉर्मल जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की बात हो तो CJI गवर्नर से तो करना ही है, साथ में जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रही है उस हाई कोर्ट के फिर चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, तो मस्ट क्वालिफिकेशन यहां पर भी है कि सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो एकदम कंपलसरी कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन है कि इसको तो फुलफिल होना ही है। इसके अलावा कोई भी जुडिशियल ऑफिस उसने इंडिया की टेरिटरी में अगर होल्ड किया है 10 साल के लिए या हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा है 10 साल के लिए तो उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसा वहां पे सुप्रीम कोर्ट के केस में था। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की नजर में अगर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो उसको जज अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्लॉज हाई कोर्ट के केस में नहीं डाला गया। आर्टिकल 219 बात करता है ओथ की, तो जो ओथ वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज ले रहा था सेम ओथ यहाँ पे ये लेता है, फेथ एंड एलिजियंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी वाली, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ और परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। फर्क केवल कितना सा है, वहां पे यहाँ पे ओथ कौन दिला रहा था, तो वहां पे ओथ दिला रहा था प्रेसिडेंट,
ठीक है, वहां पे ओथ दिला रहे थे प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट किया हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट किया हो या खुद प्रेसिडेंट, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे गवर्नर ओथ दिलाएंगे या गवर्नर ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया हो। टेन्योर क्या रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं रखा है, बस मैक्सिमम एज रखी है 62 ईयर्स की। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था, तो सर 65 ईयर्स की एज थी। एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे भी प्रेसिडेंट सुलझा रहे थे, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट सुलझाएंगे, लेकिन उस केस में प्रेसिडेंट खुद से डिसीजन दे रहे थे, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा। रिजाइन वहां पे भी प्रेसिडेंट को किया जा रहा था, यहां पे भी प्रेसिडेंट को किया जाएगा। स्टेट है तो ये सोच के कंफ्यूज मत हो जाना कि गवर्नर को रिजाइन करेंगे। नो सर, यहां पे गवर्नर को रिजाइन नहीं किया जाएगा, यहां पे भी प्रेसिडेंट को ही रिजाइन किया जाएगा। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है इसको अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करे। ठीक है, अब पार्लियामेंट रिकमेंड कैसे करेगी, तो सर सेम प्रोसेस है वही कि पार्लियामेंट के सेशन में एक आप रिजोल्यूशन लेके आओगे, लोकसभा के केस में 100 मेंबर, राज्यसभा के केस में 50 मेंबर, स्पीकर चाहे तो एडमिट कर सकता है या नहीं, फिर 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर वो चार्जेस करेक्ट होते हैं देन उन पे वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद अगर वोटिंग दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद सीट खाली कब होती है इनकी, तो या तो इनको किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया हो या सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया हो, तो इस केस में इनकी सीट खाली हो सकती है। तो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर का भी प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 222 के अंदर। ठीक है, तो इसको याद रखना कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर जजेस का हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है आर्टिकल 222 में। प्रोसेस सेम है, वो इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस, ग्राउंड्स वगैरह सारी चीजें यहां पे सिमिलर है। सैलरीज अलाउंसेस की बात करें तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, आर्टिकल 221 में लिखा हुआ है। एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे, आर्टिकल 223 के अंदर ये लिखा हुआ है। कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट करेगा, तो जब चीफ जस्टिस यहाँ पे हाई कोर्ट का जो है उसकी पोजीशन खाली हो या फिर वो एब्सेंट हो या अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा हो। इसके अलावा एडिशनल एंड एक्टिंग जज भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, आर्टिकल 224 के अंदर ये दिया हुआ है। इसमें भी एडिशनल जज और एक्टिंग जज दोनों यहां पे कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनको पूरा फुलफिल करना है। पहले हम देख चुके, सिटीजन होना चाहिए या तो फिर एडवोकेट हो या कोई भी जुडिशियल ऑफिस ले रखा हो। वहां पे जब एक्टिंग जज आ रहा था तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल के लिए ही ये अपॉइंट किया जा सकता है और मैक्सिमम एज भी अगर 62 उसकी हो गई है तो उसके बाद अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, तो ये केवल टेम्परेरी बेसिस पे होगा। एडिशनल जज अगर आपको अपॉइंट करना है कि मतलब मान के चलो जैसे अभी 10 जज काम कर रहे हैं और आपको एक और जज वहां पे अपॉइंट करना है, तो वो किस केस में कर सकते हो, अगर या तो हाई कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, ठीक है, या जो काम है उसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट आ रही कि अब जैसे ये 10 जज हैं तो अभी कोविड के टाइम पे इनमें से 6-7 पॉजिटिव निकल आए तो वो काम नहीं कर पा रहे, तो इस केस में एडिशनल जज आया। ठीक है, एक्टिंग जब कब आएगा, तो देखो जब यहाँ पे सीजेआई होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, तो ऐसे ही यहाँ पे हाई कोर्ट का जब किसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया एक्टिंग, तो अब उस केस में क्या है, जज की पोजीशन खाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे मान के चलो यहाँ पे एक जज है राम नाम का, ठीक है, अब इस राम को बना दिया हमने क्या, चीफ जस्टिस एमपी हाई कोर्ट का। ठीक है, तो अब इसकी ये पोजीशन तो खाली हो गई, तो इस जगह पे भी तो हमें किसी जज को लाना है। तो जब यहाँ पे जज की पोजीशन खाली होती है, वो 2 केस में हो सकती है, या तो वो अपनी ड्यूटीज ना कर पा रहा हो या फिर वो चीफ जस्टिस बना दिया गया हो, कैसा, एक्टिंग चीफ जस्टिस, परमानेंट बेसिस पे नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे एक्टिंग चीफ जस्टिस उसको बना दिया गया हो, तो अब उसकी जगह पे दूसरे जज को अपॉइंट किया जा सकता है। रिटायर्ड जज को भी यहाँ पे काम में लगाया जा सकता है, 224A में दिया है, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट करेगा उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद, और साथ में जो अपॉइंटी जज है उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी।
पैसा कितना दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे केवल हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो ही इसके लिए एलिजिबल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। उसमें दोनों के आ रहे थे, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के पावर इसको भी दिए गए। फंडामेंटल राइट्स को ये भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करने के पावर इसको भी दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन देता है रेवेन्यू मैटर्स की भी, कि रेवेन्यू मैटर्स को भी ये सुन सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, दोनों को ये पावर दिए गए हैं कि वो हाई कोर्ट के पावर और ज्यूरिसडिक्शन को चेंज कर सके। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों को पावर दिए है कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहे तो इसके पावर्स को बढ़ा सकती है। पावर की बात करें तो सबसे पहले आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें आप डायरेक्टली हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, जैसे कंपनी लॉ, मैलिस, डाइवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसे केसेस में डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही थी, उस दिन भी मैंने बताया एमपीज और एमएलएस के जब इलेक्शन की बात होगी तो डायरेक्ट मुद्दा जाएगा हाई कोर्ट में। रेवेन्यू मैटर्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट हो। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स की अगर हम बात करें तो पहले कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, इनके पास इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी कि मतलब डायरेक्टली आप मूव कर सकते थे, लेकिन बाद में जब सीआरपीसी आई तो इसको हटा दिया गया। तो अब क्या होता है, तो अब आप जाते हो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे केस सुना जाता है और फिर उसके बाद अपील करके आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर्स में डायरेक्टली मूव नहीं होगा। फिर फंडामेंटल राइट के केस में रिट्स इशू कर सकते 226 का यूज करके। ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है क्योंकि हमने देखा ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी अवेलेबल है। अपील की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सिविल मैटर्स में और इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है। अब सिविल मैटर्स में क्या होगा, तो पहली बार अपील, फर्स्ट अपील कब की जा सकती है, अगर लॉ और फैक्ट दोनों से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम हो, कि लॉ का इंटरप्रिटेशन उस केस में कोई गलत हुआ हो या उसमें कोई फैक्ट गलत प्रेजेंट किया गया हो, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी ने जैसे सिविल केस में देखें कि किसी ने जमीन हड़प ली, ठीक है, तो वहां पे कोई एक रेवेन्यू कोड लग रही थी, एग्जाम्पल के लिए हमने बोला रेवेन्यू कोड लग रही है 2013 की, ऐसे ही हमने एक रफ एग्जाम्पल ले लिया। अब लेकिन जो वहां पे केस बना उसमें ये 2015 की रेवेन्यू कोड लगा दी, तो यहाँ पे लॉ गलत हो गया। फिर उसके बाद जो डेटा दिया गया तो उन्होंने बोला कि इसकी जमीन 2.5 एकड़ है, जबकि उसकी रियलिटी में जमीन 3.5 एकड़ थी, तो ये फैक्ट भी गलत वहां पे बताए गए। दूसरा क्या है, दूसरी अपील कब हो सकती है, जब केवल लॉ की गलती हो उस केस में, ठीक है। फिर इसके बाद कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ये यहाँ पे 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं कि इनमें इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है, कि मतलब यहाँ की अपील यहाँ जा सकती है, यहाँ की अपील यहाँ जा सकती है, तो आपस में भी ये अपील कर सकते हैं, या इनके जो बेंचेस हैं उसमें भी अपील कर सकते हैं। जैसे एमपी में 3 बेंचेस है ना, ग्वालियर, इंदौर और आपकी जबलपुर, ठीक है। तो जैसे जबलपुर में कोई डिसीजन आए तो ये अपील कर सकता है इंदौर में और ग्वालियर में भी, तो ऐसे इंटर बेंच यहाँ पे जो अपील है उसमें भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये बेंच कैसी होनी चाहिए, हायर बेंच होनी चाहिए। जैसे अगर आपका केस ग्वालियर बेंच में चल रहा है तो हायर बेंच क्या होगी, जबलपुर बेंच, तो आप ग्वालियर से केवल इसको जबलपुर ले जा सकते हो। तो ये क्लॉज भी यहाँ पे दिया गया है इन 3 के केसेस में, केवल कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल्स की जो अपील रहेगी वो भी कहाँ जाएगी, यहाँ पे हाई कोर्ट में। इनिशियली ऐसा बोला गया था कि ट्राइब्यूनल्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा बोला गया कि पहले इनको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्रिमिनल मैटर्स में अगर हम बात करें तो कौन से मैटर्स में अपील होगी, तो ऐसे सारे मैटर जिनमें मिनिमम 7 ईयर की सजा हो, ठीक है। अगर 7 साल से ज्यादा की किसी भी क्राइम की अगर सजा है तभी अपील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या फिर डेथ पनिशमेंट हो जिसमें हाई कोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब भी डेथ पनिशमेंट सुनाता है तो बिना हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। कैपिटल मतलब यहाँ पे पैसे से नहीं है, ठीक है, कैपिटल मतलब होता है फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके पास भी जितने इसने कोर्ट जो भी फैसले सुनाए हैं,
जो डिक्रीज निकाली हैं, जो जजमेंट है, जो ऑर्डर्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड रहता है। और जब भी कोई इसकी अवमानना करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो ये कंटेम्प्ट के चार्जेस लगा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होगा ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये देखा गया है कि जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने पावर का मिसयूज करते हैं, वैसे ये भी अपने कंटेम्प्ट के पावर का मिसयूज कर लेते हैं कि जब भी कोई इनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, कि बता रहा है कि सर आपकी ये गलतियां हैं, तो वो उनको ना मानते हुए उस पर कंटेम्प्ट के चार्जेस भी लगा देते हैं। इसके बाद जुडिशियल फ्रेज की अगर हम बात करें, तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है, तो जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने हाई कोर्ट से उसके जुडिशियल रिव्यू के पावर छीन लिए थे जब इंदिरा गांधी आई उसके टाइम पे, लेकिन जब इमरजेंसी हटी तो 43rd अमेंडमेंट एक्ट लाके हमने फिर से उसको जुडिशियल रिव्यू के पावर दे दिए। तो अब हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा, जो लॉ होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद सुपरवाइजरी पावर दिए गए आर्टिकल 227 के अंदर, कि उस स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं जो उसकी टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, उन सब में यहाँ पे सुपरवाइजरी पावर्स रहेंगे। इसके पास रूल्स रेगुलेशन उनके लिए बनाएगा। जो वहाँ पे क्लर्क्स, ऑफिसर, लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, उनको क्या फ़ी देनी है, उनका कैसे सेटलमेंट करना है, वो करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे और भी चीज़ें होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल मैटर का सुपरिंटेंडेंस है, वो हो गया। फिर इसके बाद स्यू मोटो पावर्स भी हैं कि खुद से केसेस भी ले सकता है, लोअर कोर्ट्स के केसेस भी अपने पास ट्रांसफ़र करा सकता है। तो पावर इसके पास बहुत सारी है। सुपरवाइजरी पावर को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन पावर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एरिया के मामले में ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया डिसीजन दे रहा है, लेकिन इसको पावर्स ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रहेगा कि किस तरीके से वो वर्क करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है, पोस्टिंग, प्रमोशन, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड पूरे काम यही देखेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई यहाँ पे केस पेंडिंग है जिसमें किसी भी तरीके के लॉ की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस को विड्रॉ करके अपने पास ला सकता है। कोई भी लॉ यहाँ पे अगर इसने बनाया है तो वो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग रहेगा। केसेस को ट्रांसफ़र करना हो अगर हाई कोर्ट से किसी दूसरे केस में, मतलब किसी नॉर्मल कोर्ट से अगर हाई कोर्ट में लाना हो, ठीक है, तो वो आर्टिकल 228 के अंदर उसमें बोला गया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या किसी भी कोर्ट से आप केसेस को ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट में ला सकते हो। 229 में बोला गया है कि हाई कोर्ट के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो ऑफिसर्स और सर्वेंट्स की सैलरी कैसे दी जाएगी, वो उसकी बात 229 में होती है। आर्टिकल 230 में ये बोला गया है कि जो हाई कोर्ट हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन अगर यूनियन टेरिटरीज पर बढ़ानी हो तो उसके लिए 230 में बात होती है। और 231 में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अगर एक कॉमन हाई कोर्ट बनाना हो तो उसकी बात की जाती है। 230 का ही क्लॉज का यूज़ करके दिल्ली के लिए अलग से एक हाई कोर्ट बनाया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है और उसके लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया गया। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें हमने हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। वो एकदम छोटा रहने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, लेकिन हाँ समझने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन रोट लर्निंग या फिर जैसे मैं बोलूँ फैक्ट वाला जो पार्ट आता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।